थोड़ा जोर से बोलिएगा। जो कमिटमेंट करता है वो उस पर खरा उतरता है। तो कौन सा, जैसे कुछ काम अगर आप बता पाएँ, जैसे कि राम मंदिर हुआ या आपका सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या स्मार्ट सिटी हुआ या 2 लाख रोज़गार देने की बात हुआ, तो आपको क्या लगता है कौन सा उन्होंने काम ऐसा किया जिसकी वजह से वो दोबारा आ पाए? एक काम नहीं है, ऐसा बहुत काम है जैसे कि राम मंदिर तो है ही। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एक तरफ बहुत बड़े बड़े नेता हैं, एक तरफ देखिएगा आप राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, आपको लगता नहीं कि इतने बड़े जो नेता हैं लोग ये लोग हरा सकते हैं? नहीं, ये जो इंडिया का जो जोट है, ये जोट इलेक्शन का पहले जोट बनना मुश्किल है। इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद बन सकता है। बंगाल का है, बंगाल के लिए बंगाल का जो सीपीएम का यूनिट है, कांग्रेस का जो यूनिट है, ये यूनिट ये इंडिया जोट को मानता नहीं है। वो लोग मानते नहीं हैं, क्यों मानता नहीं है? इधर और उसका जो पॉलिटिक्स है वो तृणमूल के खिलाफ है। अगर तृणमूल के संग जाएगा तो उसका पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगा। अगर बंगाल की हम लोग बात करें तो ममता बनर्जी आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जीत कर आ सकती हैं? मतलब अगर वो गठबंधन की अगर नेता अगर बनती हैं और चुनी जाती हैं और ज़्यादा सीट मिलती हैं, तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो आगे आ सकती हैं? नहीं, ममता बनर्जी का इतना इमेज नहीं है। और पैन इंडिया में देखें तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी को उनके गढ़ में या कहीं उनको अच्छे से हराया हो, और ये ममता बनर्जी तो बहुत अच्छे तरीके से उनको यहाँ पे हराई हैं। इसका ये बात सही है। इसका बात को मानते हैं कि ममता बनर्जी ने बहुत बुरी तरीके से बीजेपी को यहाँ पे हराया है। ये तो सही है, ये सही है। रिजल्ट भी यही है। नेशनल इशू पे ही वोट देंगे। नेशनल इशू में आप लोगों के लिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एक तरफ आप देखिएगा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो ये इशू लगता है आपको नेशनल इशू है? नेशनल इलेक्शन के लिए पहला 1 नंबर इशू है स्टेबिलिटी, जो मोदी जी दे सकता है और इंडिया गठबंधन नहीं दे सकता। बताइए कि अगर ईडी का कहीं रेड होता है तो करप्शन कहीं हो रहा है, तो आप इसके साथ में कि कहीं करप्शन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में ईडी का रेड होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, तो ईडी का रेट सही है या गलत है? सही है, ईडी का रेट सही है। अभी कोलकाता की, मतलब वेस्ट बंगाल की बात करें तो आपको कितना सीट लगता है कि आपको बीजेपी को मिल सकता है या तृणमूल कांग्रेस को मिल सकता है? बीजेपी का जो सीट है वो सीट शेयर बढ़ेगा, 1, 2, 3 ये मालूम नहीं है, लेकिन सीट बढ़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी है और आप देख रहे हैं सी स्टेटस टीवी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए, और हमारे साथ बात करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़े हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर लोकसभा इलेक्शन 2024 में उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। तो चलिए बात करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दादा, सबसे पहले अपना नाम बताइए। वरुण आचार्य। वरुण आचार्य जी, क्या करते हैं आप? हम बिजनेस में हैं। आप एक चीज़ बताइए, 2024 लोकसभा इलेक्शन जो आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कौन 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर जीत के आ सकते हैं? प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी आगे हैं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से वो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? हाँ। तो आपको अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ऐसा कौन सा काम आपको अच्छा लगता है जिसके वजह से आपको लगता है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से जीत के आ सकते हैं? कुछ कामों का अगर बात बता पाएँ आप तब। ना, उसका कमिटमेंट ही उसका सब कुछ है। जो कमिट करता है वही पूरा करता है। तो जोर से बोलिएगा। जो कमिटमेंट करता है वो उस पर खरा उतरता है। तो कौन सा, जैसे कुछ काम अगर आप बता पाएँ, जैसे कि राम मंदिर हुआ या आपका सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या स्मार्ट सिटी हुआ या 2 लाख रोज़गार देने की बात हुआ, तो आपको क्या लगता है कौन सा उन्होंने काम ऐसा किया जिसकी वजह से वो दोबारा आ पाए? एक काम नहीं है, ऐसा बहुत काम है। जैसे कि राम मंदिर तो है ही, 370 है, जो जम्मू कश्मीर का है, 370 है। इसलिए हर जो कमिटमेंट वो किया वो पूरा किया, इसलिए वो आगे है। आप एक बात बताइए कि अभी अगर आप देखिएगा तो विपक्ष में एक गठबंधन भी बना है इंडिया नाम का। आपको लगता है इंडिया का जो गठबंधन है वो आपका नरेंद्र मोदी को दोबारा अगर हरा पाएगी? नहीं, क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एक तरफ बहुत बड़े बड़े नेता हैं, एक तरफ देखिएगा आप राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, आपको लगता नहीं कि इतने बड़े जो नेता हैं लोग ये लोग हरा सकते हैं? नहीं, जो इंडिया का जो जोट है, ये जोट इलेक्शन का पहले जोट बनना मुश्किल है। इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद बन सकता है। जोट तो अभी ऑलरेडी हो चुका है। सीट शेयरिंग में दिक्कत है, ये दिक्कत रहेगा। नहीं, ये तो फिर रहेगा। मान लीजिए अगर सीट शेयरिंग की भी हम लोग बात करें, अगर दिक्कत भी है तो, लेकिन अगर किसी को हराना है तो वो तो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, तभी तो अभी एक साथ सब लोग आए हैं। कंप्रोमाइज़ हम लोग बंगाल का है। बंगाल के लिए बंगाल का जो सीपीएम का यूनिट है,
कांग्रेस का जो यूनिट है, ये इंडिया जोट को मानता नहीं है। वो लोग मानते नहीं हैं, क्यों? मानता नहीं है इधर, और उसका जो पॉलिटिक्स है वो तृणमूल के खिलाफ है। अगर तृणमूल के संग जाएगा तो उसका पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, आपका अगर बंगाल की हम लोग बात करें तो ममता बनर्जी आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जीत कर आ सकती हैं? मतलब अगर वो गठबंधन की अगर नेता अगर बनती हैं और चुनी जाती हैं और ज़्यादा सीट मिलती हैं तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो आगे आ सकती हैं? नहीं, ममता बनर्जी का इतना इमेज नहीं है। अगर मान लीजिए वो, तो एक तरफ आप देखें, अगर नेशनल की हम लोग असेंबली की हम लोग बात करें तो वो तो बीजेपी को बहुत बुरी तरीके से हराई हैं। इसके अलावा और पैन इंडिया में देखें तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी को उनके गढ़ में या कहीं उनको अच्छे से हराया हो, और ये ममता बनर्जी तो बहुत अच्छे तरीके से उनको यहाँ पर हराई हैं। इसका ये बात सही है। इसका बात को मानते हैं कि ममता बनर्जी ने बहुत बुरी तरीके से बीजेपी को यहाँ पर हराया है? ये तो सही है, ये सही है। रिजल्ट भी यही है। लेकिन ममता बनर्जी का जितना भी उसका पॉपुलैरिटी है वो वेस्ट बंगाल का अंदर ही है। वेस्ट बंगाल का बाहर इसका पॉपुलैरिटी नहीं है। नहीं, वेस्ट बंगाल के बाहर में अगर आप देखिएगा तो, लेकिन ममता बनर्जी को एक पूरे इंडिया में पहचाना जाता है। वो एक संघर्ष की हुई हैं और बहुत ज़मीन से वो ऊपर जा चुकी हैं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम लोग बात करें तो उनके खिलाफ जो सबसे ज़्यादा चीज़ें जाता है वो है महंगाई है, बेरोज़गारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। आपको लगता है बेरोज़गारी, महंगाई, शिक्षा को लेकर जो आम आदमी इंडिया के गठबंधन जो मुद्दा उठा रही है, इसके अलावा वो प्रधानमंत्री आ सकते हैं दोबारा? नहीं, ममता बनर्जी के लिए दिक्कत यही है, 1000 के ज़्यादा शिक्षक जो टेट में परीक्षा दिया हुआ है वो लोग रास्ता में आंदोलन कर रहा है 1000 दिन के ज़्यादा। ये स्टेट का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम भी ठीक से वो समझ नहीं पाए, इसलिए ऑल इंडिया के लिए कांग्रेस ही बेहतर है बीजेपी के खिलाफ। तो आपको राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी ठीक है। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? अगर सीट आने से तो बन सकता है। तो एक बात बताइए, आपके परिवार में कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 8 आदमी हैं। 8। अच्छा, एक बात बता, 8 लोग पूरा है। तो आप असेंबली जो इलेक्शन होता है उसमें आप लोग क्या किसी और को वोट देते हैं, और जब दिल्ली के जो इलेक्शन होता है उस पर किसी और को आप वोट देते हैं? ऐसा तो होता ही है। तो मतलब असेंबली में किसी और को, और जब आपका लोकसभा का इलेक्शन वो लोग आप किसी और को वोट देते हैं। एक चीज़ होता है इशू के अंदर। तो अभी जो आप इशू है वो नेशनल इशू पे वोट देंगे या लोकल इशू पे आप लोग वोट देंगे? नेशनल इशू पे ही वोट देंगे। नेशनल इशू में आप लोगों के लिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एक तरफ आप देखिएगा बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो ये इशू लगता है आपको नेशनल इशू है? नेशनल इलेक्शन के लिए पहला 1 नंबर इशू है स्टेबिलिटी, जो मोदी जी दे सकता है और इंडिया गठबंधन नहीं दे सकता। स्टेबिलिटी पहला कारण है। और दूसरा कारण? दूसरा कारण करप्शन है। आपको लगता है ये ईडी के रेड लेकर आपने जो कहा है कि लगातार आप देखिएगा विपक्षी के कई सारे मतलब दफ्तरों में ईडी का रेड हो रहा है। अभी देखिएगा आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है संजय सिंह, उनके ऊपर भी ईडी का रेड हुआ है। तो ईडी का रेड को आप कैसे देखते हैं? इतना मालूम नहीं है ईडी का रेड जो नहीं, आप ये बताइए कि अगर ईडी का कहीं रेड होता है तो करप्शन कहीं हो रहा है, तो आप इसके साथ में कि कहीं करप्शन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में ईडी का रेड होना चाहिए? हाँ, जरूर होना चाहिए। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, तो ईडी का रेट सही है या गलत है? सही है, ईडी का रेट सही है। और बताइए कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोग देखें तो, और जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, शिक्षा है, तो आप लोग के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या बोलेंगे आप? ना, मैसेज तो यही देना है कि स्टेबिलिटी पहले चाहिए। देश का तरक्की के लिए स्टेबिलिटी पहले होना चाहिए। अगर 7-8 दल मिलके एक तो बना लेगा कोई सरकार, उसका स्टेबिलिटी 5 ईयर्स के इसका कोई गारंटी नहीं है। स्टेबल वन दल मतलब बीजेपी नहीं, कोई भी हो, कांग्रेस भी हो सकता है, कांग्रेस भी हो सकता है। इसके लिए स्टेबिलिटी पहला होना चाहिए। आपको लगता है स्टेबिलिटी पहला इम्पोर्टेंट है, और चाहे वो बीजेपी जीत के आए चाहे वो कांग्रेस की जीत के आए, लेकिन आपको जो पहला वो है स्टेबिलिटी होना चाहिए। और स्टेबिलिटी देने के लिए आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, यही 2 दल जो है अभी स्टेबिलिटी दे सकते हैं? दे सकता है। और भी कोई अगर दूसरा दल आता है तो आपको नहीं लगता वो स्टेबिलिटी दे सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। अभी ये जो 28 मतलब जो गुट हुआ है, आपको लगता है ये लोग आने वाले दिनों में
एक बीजेपी को एक चैलेंज दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं लगता। इलेक्शन में कोई चैलेंज नहीं है, इलेक्शन का आगे पीछे चैलेंज हो सकता है। आखिरी सवाल आपसे एक बात बताइए कि अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं, तो अभी कोलकाता के मतलब वेस्ट बंगाल की बात करें तो आपको कितना सीट लगता है कि आपको बीजेपी को मिल सकता है या तृणमूल कांग्रेस को मिल सकता है? बीजेपी का जो सीट है वो सीट शेयर बढ़ेगा, 1, 2, 3 ये मालूम नहीं है, लेकिन सीट बढ़ेगा। पिछली बार उनको 18 सीट मिली थी, अभी आपको क्या लग रहा है कितना सीट मिल सकती है? बढ़ेगा, सीट बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ये हमको मालूम नहीं है। तो एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी अगर मान लीजिए इलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो आप लोग तो यहाँ पे रहते हैं, कोलकाता में आप लोग रहते हैं, तो बिज़नेस का जो माहौल पहले से अच्छा हुआ या पहले से ख़राब है? तो बिजनेस का माहौल इस साल बहुत ख़राब है। पूजा का महीना चल रहा, आप जितना भी व्यवसायी से पूछ लेगा, हर एक का एक ही नज़रिया है कि इस साल व्यवसायी ख़राब है। व्यवसाय ख़राब है, तो इसके ज़िम्मेदार आप किसको मानते हैं? इतना बड़ा क्वेश्चन का उत्तर हमको मालूम नहीं है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी मुलाकात, और आने वाले दिनों में और भी लोगों से हम लोग बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर लोकसभा इलेक्शन 2024 में उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। आप हमारे साथ बने रहें दादा, आपका बहुत शुक्रिया। दादा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।